इकोनॉमी एमसीक्यू रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। जो 1 रुपये वाला नोट है उसको छोड़ करके जो बाकी करेंसी है वो कौन इशू करता है, ये आपको बताना है। तो भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देख सकते हैं आरबीआई, नाबार्ड, सेबी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है, वो आरबीआई हो जाएगा, है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। जो 1 रुपये वाला नोट है उसको छोड़ दीजिए, जो बाद बाकी जो करेंसी नोट है उसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है उसको इश्यू करने के लिए। और आरबीआई ऐसा कैसे करता है? आरबीआई मैनेजेस करेंसी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 1934। RBI manages currency circulation in the economy under the RBI Act 1934 के थ्रू ये काम करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ RBI के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज रेपो रेट। जो रेपो रेट है ये आपको बताना है कि क्या इसके रिगार्डिंग सही उत्तर है। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई उधार लेता है, वह दर जिस पर आरबीआई उधार देता है, और बचत जमा पर ब्याज और लाभ। जो सही उत्तर हो जाएगा ये वो दर है जिस पर आरबीआई उधार देता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक को, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसको ये आरबीआई उधार देता है, तो उस रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आपको पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो कोलेटरल होता है वो आरबीआई जमा लेता है। आपको पता है, आप जब बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे कोलेटरल मांगती है कि आप कुछ कोलेटरल दो, जमीन का कागज दो, तो वो आपका कोलेटरल हुआ। ठीक है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है तभी जाकर के आपको लोन मिलता है। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यहाँ पर, जो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये आरबीआई लेती है और तभी जाकर के शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है, चलिए तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। जो बैंकर्स का बैंक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? देखिए एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई, एक्सिम बैंक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आरबीआई को बैंकर का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट as the bankers to all commercial bank and bank keep a portion of their reserve with RBI. It provides liquidity supporting during the stress and regulate banking system. RBI क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में काम करती है, और उसके बाद ये तनाव की स्थिति में ये जो है लोन प्रदान करती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे इसके साथ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बैंकर बैंक। ये तो हम लोग देख लिए। विच टैक्स वाज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी इन इंडिया। कौन सा टैक्स है जो जीएसटी के द्वारा रिप्लेस्ड हुआ था इन इंडिया? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और ऑल ऑफ देम। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। देखिए वैट भी सब्सिडी जीएसटी के अंदर सबसूम हो गया। कहने का मतलब कि भारत में किस प्रकार कर को जीएसटी जो है प्रतिस्थापित किया, मतलब रिप्लेस कर दिया इसको। तो ये वैट को भी रिप्लेस कर दिया, सर्विस टैक्स जो था उसको भी रिप्लेस कर दिया, एक्साइज ड्यूटी जो था उसको भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो सही उत्तर है वो डी, द जीएसटी सबस्यूम सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स,
एक्साइज ड्यूटी इंट्रोड्यूस 1 जुलाई 2017 से जो चालू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, एंड इट क्रिएटेड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है, फॉल इन प्राइस, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको पता है कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल जो है, सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि जो होती है, जो जनरली जो प्राइसेस बढ़ते हैं बास्केट ऑफ गुड का, उसको बास्केट ऑफ गुड्स का, उसको हम लोग जाके इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो इन्फ्लेशन refers to sustained increase in general price level of goods and services, and it reduces the purchasing power of money. Moderate inflation is necessary for growth। जो कुछ इन्फ्लेशन, जो मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन है, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार 4+-2 जो है, ये फॉलो किया जाता है कि इसके रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लेशन, तो आरबीआई को जो है इसके लिए उत्तरदायी, इसके लिए उसको बताना होता है कि क्यों ऐसा हुआ है। चलिए, which index is mainly used measured retail inflation in India। जो रिटेल इन्फ्लेशन आपको पता है, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के लिए को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए WPI है, CPI है, IIP है और BSE सेंसेक्स है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही उत्तर होगा। तो आपको पता है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा CPI। CPI जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिटेल कंज्यूमर। जो आरबीआई यूजेस CPI टू सेट मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई CPI को यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी में, अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, एंड टारगेट द इन्फ्लेशन लेवल। जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उसको टारगेट करने के लिए CPI का यूज आरबीआई करती है, ठीक है। चलिए, इसके साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP। GDP का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट और ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही उत्तर चूज करना है। ऑप्शन ए जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये GDP का फुल फॉर्म होता है। GDP is the total value of final goods and services produced within the country's border in a specific time period. It is the primary indicator of economic growth। जो GDP होता है ये मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब कि पैसे के रूप में उसका जो वैल्यू होता है वो होता है, और प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। जो इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एरिया है उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाता है उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको बताना है कि ये कौन सा इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश करा जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा करा जाता है, IMF के द्वारा करा जाता है, या WTO के द्वारा करा जाता है। आपको पता है कि जो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये किसके द्वारा, UNDP के द्वारा पब्लिश करा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा पब्लिश करा जाता है, ये याद रखना है। UNDP के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये है आपको उत्तर करना है UNDP। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय UNDP, ठीक है। HDI जो है
यूएनडीपी, इट रैंक्स कंट्री बेस्ड ऑन द हेल्थ, जो हेल्थ होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे उसका इंडिकेटर है। हेल्थ उसमें एक पैरामीटर है, एजुकेशन भी पैरामीटर है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जीएनआई पर कैपिटा, ये सारे उसमें जो है आपको इंडिकेटर के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सीआरआर के बारे में ये पूछ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो और करेंसी रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिजर्व रेशियो। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीआरआर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। Explanation: CRR is the share of net demand and time liabilities and must maintain as cash with RBI. No interest is paid on CRR balance and it is used to manage. ठीक है, आप देख सकते हैं वैलिड कैश इज इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी वैल्यू एंड वैलिड कैश रिक्वायरमेंट आर आल्सो सेट बाय सेंट्रल। ये सारे आपके जो है एक्सप्लानेशन है। सीआरआर शुद्ध मांग की समय देनदारी व हिस्सा जिसे बैंकों को आरबीआई के पास नकदी रूप में बनाए रखना चाहिए, ये है। चलिए इसका जो अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें से आपको बताना कौन है। जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स है और ये एक्साइज ड्यूटी। जो आपको पता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, देखिए आपको बताते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, इसका डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है ना आप किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि आपके ऊपर इम्पोज हुआ है डायरेक्ट टैक्स, तो ये आपको ही भरना पड़ेगा, आपके बदले कोई और नहीं भर सकता है ये डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि जैसे चिप्स पे 5 रुपया का जो चिप्स मिलता है, कुरकुरे मिलता है, उस पर अगर टैक्स लगा है तो वो टैक्स कौन पे करता है, वो कंज्यूमर पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जो दुकानदार होता है जिस पे या जो प्रोड्यूसर होता है उस पर जो मान लीजिए 18% का जीएसटी लगा या 12% का जीएसटी लगा, तो उस पर क्या होता है खाने पीने वाला सामान पे, तो वो जो है उसमें प्राइस को ऐड कर देता है। प्राइस को ऐड करके जैसे मान लीजिए 4 रुपया का जो कोई सामान है उसमें 1 रुपया टैक्स लग गया, तो उसका प्राइस ही वो 5 रुपया बढ़ा करके रख देगा। लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर आपका इनकम है 10 लाख मान लो, ठीक है, 10 लाख आपका इनकम है, तो आपको जो इस पे अगर 25% का टैक्स लगा है तो ये आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपको ही पे करना होगा। इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, है ना। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है ये आपको बताना है ये क्या है। फिस्कल डेफिसिट आपको बताना है क्या है। रिजर्व ये क्या है, राजस्व व्यय, राज प्राप्ति, रिजर्व एक्स, रिजर्व रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो है टोटल रिसीट, और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, और टैक्स रेवेन्यू माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपको पता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो एक्सपेंडिचर है माइनस रिसीट हो जाएगा, मतलब टोटल रिसीट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है कुल व्यय माइनस, कुल व्यय में से अगर प्राप्ति को माइनस कर दे तो वो जा करके निकलता है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट दैट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू। जो उसका गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है ना, जो उसका जो इनकम है, रेवेन्यू सोर्स है, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा अगर हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। जो सिक्योरिटी मार्केट है आपको पता है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट उसको रेगुलेट, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, सिडबी। इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको पता है कि ये सेबी इसको रेगुलेट करती है ना।
सिक्योरिटी, सेबी का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, प्रोजेक्ट इन्वेस्टर एंड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है सेबी का? सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको बताना है मुंबई में। मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे इसके साथ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? व्हाट इज मेंट बाय डिसइन्वेस्टमेंट। जो डिसइन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बार बार विनिवेश सुना होगा न्यूज में, तो इसका क्या अर्थ होता है? परचेजिंग ऑफ फॉरेन एसेट, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक, इंक्रीजिंग इन द सब्सिडीज एंड प्रिंटिंग करेंसी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपको पता है कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होता है उसमें गवर्नमेंट जब अपने हिस्सेदारी को बेचती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। डिफिनेशन क्या है यहाँ पर देखिए, disinvestment is the sale of government share in public sector unit, and it helps raise the fund, improve efficiency, private participation जो है ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट और एक और वर्ड इसके रिगार्डिंग आपने सुना होगा, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा एक प्राइवेटाइजेशन। तो इस दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई पीएसयू है, पीएसयू का मतलब एक सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो उसमें या जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है मोर देन 50%, मतलब कि ये पूरा समझिए कि गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है। ठीक है। पीएसयूज डिसइन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है कि उसमें 10% या 5% या 7% या 20% शेयर को बेचकर किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना, इसको डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन है कि इसी पीएसयू का 50% से ज़्यादा शेयर को बेच देना। जो गवर्नमेंट शेयर है मतलब पूरा जो इसका कंट्रोल है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे देना, क्योंकि 50% से ज़्यादा मतलब 51% रख लो यहाँ पर। तो अगर 51% एंड अबव, नहीं मैंने 50% बोल दिया, ये 51% एंड अबव जो होगा उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है देखिए, मैंने जो बोला 51% और अबव, जो 51% और उससे ज़्यादा होगा उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन, मतलब आप इसका सोल कंट्रोल आप किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप दे रहे हैं, मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर आप दे रहे हैं, तो इसको प्राइवेटाइजेशन हम लोग बोलते हैं। चलिए यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 51% मन कहने का यही मतलब है कि आप उसको जो डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो वो दे रहे हो, मतलब 50% से अगर कोई वोटिंग होगा कंपनी में, मान लो कि कोई वोटिंग होगा तो जिसके पास 100 टोटल 100% का वोट होगा, तो जिसके पास 50% से अधिक का वोट होगा उसी का डिसीजन मेकिंग होगा। तो मतलब अगर गवर्नमेंट 51% बेच रही है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो वही डिसीजन उसी के फेवर में जाएगा जिसके पास ज़्यादा जो है वेटेज होगा। वही मेरा समझाने का मतलब था। 50% से जो आधा से अधिक जब गवर्नमेंट उसको सेल कर देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द येलो मेटल। जो येलो मेटल है वो किसे कहा जाता है? कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को। आपको पता है कि ये जो है सीधा सीधा गोल्ड आंसर होगा। येलो मेटल इसी को कहा जाता है। गोल्ड इज फेमसली नोन एज येलो मेटल and is critical asset for central bank and reserve and popular hedge against the inflation and economic uncertainty। जो आपको पता है कि गोल्ड जो है एक आरबीआई के रिजर्व में इसको मेंटेन किया जाता है। ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, जो इकोनॉमिक हार्श टाइम होता है जिसमें बुरा वक्त होता है, उसमें इसको यूज करा जाता है। चलिए
विच कमिटी रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको बताना है कौन सा, नरसिम्हम कमेटी, रंगराजन, उर्जित पटेल और केलकर कमेटी। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो आपको पता है कि ये हो जाएगा रंगराजन कंपनी। रंगराजन कंपनी जो है ऑप्शन, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये रंगराजन कमेटी नहीं, ये उर्जित पटेल कमेटी जो है, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है, ये इसका रिकमेंडेशन था। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया जो है ये किस कंपनी का था, ये उर्जित पटेल कंपनी का, ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो चलिए, जो उर्जित पटेल कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेड द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इट प्रपोज द यूजिंग सीपीआई एज एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी एंड लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपीसी। देख सकते हैं यहाँ रंगराजन जी को, सॉरी मैं रंगराजन कमेटी से बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। यहाँ पर उर्जित पटेल, हाँ ठीक है, ये उर्जित पटेल है ना। जो उर्जित पटेल कमेटी है इनका रिकमेंडेशन था कि इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन को हम लोग फ्लेक्सिबल बेस्ड पे टारगेट करेंगे, ये कहने का मतलब था। तो इसके साथ सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ जो फैक्ट है देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है उसमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश, एसएलआर, इंडिकेटर जो जीडीपी होता है, जीडीपी होता है, जीएनपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, ये फाइनेंस कमीशन है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इकोनॉमी में और इसको मेंटेन करने में। तो इसके साथ डिस्कशन यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप इससे सीख रहे हैं, और सीख जब रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।